बढ़ रहे हैं और यह सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। यह इतना जबरदस्त सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे आप केवल इसलिए पढ़ें कि यदि ऐसी हो जाती घटना जिसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तो शायद जिस पेट्रोल को आप लोग यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल एकदम 20 रुपए तक रेट गिर जाती है उसकी। हो सकता है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 20 रुपए नीचे आ जाती। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, सपना ही सही लेकिन सुनकर के बड़ा फील आ रहा है, बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है सर, बताइए ना मतलब क्या हो जाता ताकि हम एक अवेयर सिटीजन के नाम पर उस चीज की डिमांड तो करें। बढ़िया सवाल है साथियों, बहुत आनंद आने वाला है इस सवाल में। क्या है चलिए सुनते हैं। साथियों हाल ही में क्या हुआ, हाल की बात तो कहना ठीक नहीं है साथियों, हाल में चलिए इस तरह से करते हैं हम शुरू से सुनिए। ऐसा कहते हैं हाल ही में ना लखनऊ के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके लिए बनी हुई काउंसिल, इसकी बैठक हुई। इस बैठक का नंबर था 45th मीटिंग थी। 20 महीने बाद ऐसा हो रहा था कि इन पर्सन मीटिंग हुई। इन पर्सन का मतलब हुआ लोग आपस में मिलकर के बातचीत किए। पहले वर्चुअली हो रही थी, सब लोग ऑनलाइन, जैसे आप और हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अचानक हम ऑफलाइन पढ़ने लगे। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर एक ऑफलाइन मीटिंग हुई, यानी सब कैमरे से बाहर निकल करके एक कमरे में बैठ के बातचीत किए। कौन लोग? जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स बात किए। क्या होती है ये जीएसटी काउंसिल, पहले ही समझ लीजिए ताकि बाद में आसान हो जाएगा। साथियों आपको मालूम होगा भारत के अंदर 101वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2016 के अंदर। मैं पहले इसलिए बता देता हूं इस चीज को ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2016 के अंदर और उस समय पर जीएसटी काउंसिल की अवधारणा निकल के आई थी। जीएसटी भारत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक नया नाम निकल के आया था जिसको कहा गया था एक देश एक टैक्स। फिलहाल के लिए ऐसे समझिए कि एक ऐसी समिति का निर्माण किया गया था जो भारत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन पर लगने वाले कर को हर राज्य में सेम करने की सिफारिश करने वाला था। हर राज्य में सब पर लगने वाला टैक्स बराबर हो। राजस्थान में जो टैक्स लग रहा है वही यूपी में लगता हो, वही महाराष्ट्र में लगता हो, वही बिहार में, वही उत्तराखंड में, जहां जाएं आप वहां पर सब वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स यदि बराबर हुआ तो उस वजह से हर जगह के नागरिक को जो सामान मिलेगा वो एक दाम पर मिलेगा। यह साथियों 2016 के अंदर हुआ पहला संशोधन था। इसके माध्यम से भारतीय संविधान के अंदर एक नई आर्टिकल जोड़ी गई जिसका नंबर था 279A। 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। काउंसिल का मतलब यह था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो बैठ करके निर्णय करेगी कि किस वस्तु के ऊपर कितना टैक्स हो, कौन सी वस्तु को इसके दायरे में लाया जाए, कौन सी वस्तु पर टैक्स बढ़ाया जाए। ये जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा देश का वित्त मंत्री, वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, इस देश के अंदर वाइस चेयरमैन कौन होगा? जिस राज्य में यह मीटिंग होगी उस राज्य का वित्त मंत्री इसका वाइस चेयरमैन होगा। बोले ठीक है। इसके अंदर कौन कौन शामिल होगा? तो इसके अंदर वित्त मंत्री शामिल होगा, वित्त राज्य मंत्री शामिल होगा, यानी मंत्री से जस्ट नीचे वाला। इसके अलावा हर राज्य का वित्त मंत्री शामिल होगा। अगर किसी राज्य के पास वित्त मंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री शामिल होगा। इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ। यह जीएसटी काउंसिल बहुमत से निर्णय लेने वाली थी। इसके अंदर 1/3 वोट जो थे वो अकेले वित्त मंत्रालय को दिए गए, केंद्र वाले को। बाकी 2/3 जो वोट हैं ये वोट राज्यों को बांट दिए गए कि कोई भी चीज पर निर्णय होना हो तो निर्णय लेते समय हम सब लोग 1/3 केंद्र के पास, बाकी देश के सभी राज्यों के पास बांट दिया गया। अब बड़ा सवाल बनता है जीएसटी काउंसिल से। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने, अब इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, यहां से विषय शुरू होता है। पहले जो बताई गई वो पूरी बुनियादी बातें थी, अब ध्यान से सुनिएगा। केरल हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से कहा था, क्या कहा था? जीएसटी काउंसिल से केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उन्हें क्यों ना आप लोग जीएसटी के दायरे में ले आते। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन या फिर टर्बो फ्यूल या एविएशन फ्यूल जो हम यूज करते हैं, आप उसे जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाते? अर्थात पूरे देश में जीएसटी के ऊपर लगने वाला जो वैल्यू है या फिर जीएसटी के नाम पर जो लगने वाला टैक्स है वो सब जगह एक जैसा क्यों नहीं हो जाता? चलिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। यदि कभी आप गोवा गए हो, अगर आपने कभी गोवा की यात्रा की हो तो गोवा की एक सबसे खास जो बात लगती है, वहां पर पेट्रोल के भाव देखकर ऐसा लगता है कि गाड़ी यहीं से फुल करा ले चलो और सीधा अपने ही राज्य में लैंड होंगे।
एक टाइम था जब राजस्थान में अगर पेट्रोल 90 रुपए लीटर चल रहा था तो गोवा में पेट्रोल 60 रुपए से लेकर 65 रुपए लीटर चल रहा था। मैं और आपको उदाहरण देता हूं, हम राजस्थानियों के लिए जहां पेट्रोल 100 से ऊपर चल रहा है, वहीं मैं जहां रहता हूं वहां से 80 किलोमीटर दूर हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा में वही पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता है। इसी प्रकार से मैं जहां रहता हूं वहां से 80 किलोमीटर दूर ही उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी 10 रुपए लीटर सस्ता है पेट्रोल और डीजल। साथियों, अक्सर हम लोग जब भी इंटर बॉर्डर ट्रांजिट करते हैं तो अपनी गाड़ी का फ्यूल वहीं से फुल कराते हैं, यार ठीक है इस बहाने टोल का पैसा तो बच गया, एक मानसिकता है। अब जरा विचार करिए, ऐसे कितने राज्य होंगे जहां पर फ्यूल का दाम महंगा कहीं पर कम। आपका मन भी करता होगा, और विशेष रूप से यह बहुत ज्यादा मन में आती होगी कि यार पूरे देश के अंदर दाम इतने कम क्यों नहीं हो जाते, जैसे गोवा के हैं, जैसे हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, क्यों नहीं दाम कम कर दिए जाते। तो यह सवाल तो बहुत बड़ा है, और इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए केरल हाई कोर्ट में किसी ने रिट पिटीशन दायर की कि साहब क्यों नहीं आप जीएसटी के अंदर ले आते पेट्रोल डीजल को। अब आप पूछेंगे जीएसटी में लाने से क्या हो जाएगा, और अभी पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। चलिए आज के सेशन में हम आपको यही सिखाते हैं। साथियों, आपको पहले इतना सा बात पता होना चाहिए कि जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि जीएसटी के दायरे में क्रूड ऑयल नहीं आता, पेट्रोल नहीं आता, डीजल नहीं आता, जेट फ्यूल जो हवाई जहाज का फ्यूल है, नेचुरल गैस जो है, और इसके साथ साथ जो दारू है यानी अल्कोहल है, यह वर्तमान में जीएसटी के दायरे में नहीं आती। यही कारण है कि गोवा में दारू भी सस्ती है। ठीक है, अब आप सवाल पूछेंगे सर जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में आने का मतलब क्या होता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। साथियों, मतलब यह है कि जीएसटी पूरे देश में सभी वस्तुओं पर एक जैसा टैक्स लगाने की बात करता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए आपने गेहूं चावल कुछ भी पैदा किया, इस पर कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि लगाया तो मुझ पर जाएगा लेकिन देना आपको पड़ेगा। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, मैंने कहा कि भैया इस सामान पर इतनी तो फीस है और इतना इस पर जीएसटी है। आप लोग जब वैल्यू पे करेंगे, कर तो मुझे रहे हैं, असल में मेरा दाम तो मुझे मिल गया, मैं एडिशनली आपसे जीएसटी और वसूल कर रहा हूं कि भाई मेरी कोचिंग की फीस इतनी रुपए है प्लस इतना % जीएसटी और लगेगा। ये जीएसटी भी आप ही को पे करना पड़ा। यानी सरकार ने तो मुझसे मांगा कि अंकित अवस्थी तुम्हारे पास जितने भी बच्चे पढ़ने आएंगे उसका जीएसटी तुम पे करोगे। मैंने कहा ओके हुजूर, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जब आप मुझसे पढ़ने आए, देख लो जीएसटी देता हूं मैं, इसलिए अब जीएसटी तुम मुझे दो, यानी कि मेरे को ये पैसा तुम ही दोगे तब जाके मैं सरकार को दूंगा। तो एक प्रकार से ये आपके ऊपर पड़ा, सरकार ने लगाया मुझ पे लेकिन अप्लाई आप पे हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सरकार ने जीएसटी तो पेट्रोल पर लगाया लेकिन देना तो आपको पड़ा, यानी इनडायरेक्ट रूप से देता आपकी जेब से। एक टैक्स होता है डायरेक्ट, जो समय सरकार आपसे ही पैसा मांगती है कि भाई तुमने अंकित अवस्थी इतना पैसा कमाया, इतना पैसा हमको दो। दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसका उदाहरण है इनकम टैक्स। आपने कमाया उतना टैक्स दिया। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, आपसे नहीं मांगा गया है, आपसे घुमा के मांगा गया है, आपको पता ही नहीं चला कि आपके ऊपर ही टैक्स था। आपको लगता है हमारे देश में टैक्स ही नहीं है, मैं टैक्स नहीं देता, आपको फीलिंग आती है, लेकिन वास्तविकता में दे आप ही रहे हैं। अच्छा, जीएसटी में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आप गेहूं चावल दाल मक्का ये सब खरीदने गए तो इस पर कोई टैक्स नहीं है, आप जाइए आराम से, आपको कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना। लेकिन यदि आप खरीदने गए कोई भी ब्रांडेड एडिबल ऑयल, जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल खरीदा, या कोई भी चीज आपने जैसे कि चप्पल जूते 1000 रुपए तक के खरीदे, उन पर 5% का टैक्स लगता है। आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट की कीमत होती है 999 रुपए में, आपको कोई चीज दी जा रही है, 999 में कोई चीज दी जा रही है क्योंकि उस पर 5% का टैक्स लगा है। 5% का टैक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको 5% देना पड़ेगा। आप पूछेंगे तो क्या संपूर्ण देश में ऐसा होता है? जी हां, इसी कारण जीएसटी को कहा गया था एक देश एक कर। संपूर्ण देश में आप चप्पल जूते खरीदने जाइए, सब पर 5% आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी स्लैब थी 12% की, जिसमें रखा गया जैसे मान लीजिए कि आपको पास्ता खरीदना है, साइकिल खरीदनी है, फोन खरीदना है, इन पर संपूर्ण भारत में एक ही टैक्स है, दैट इज 12%।
ऐसे 18% के दाम में रखा गया। जैसे आपको मार्बल खरीदना है, पेंट खरीदने हैं, ये सब 18% के दायरे में आए। और एक है साथियों 28% का टैक्स स्लैब। ये सबसे जबरदस्त टैक्स स्लैब है। 28% के अंदर क्या आता है? 28% के अंदर है, जैसे आपने सीमेंट परचेज किया तो सीमेंट पे 28% आपको सरकार को देना है। आपने ऑटोमोबाइल के पार्ट परचेज किए, जैसे गाड़ी के अंदर आपने हेडलैम्प परचेज किया, 28% सरकार के पास गया। एसी परचेज किया, टोबैको परचेज, तंबाकू आइटम परचेज किए, आपने एरेटेड ड्रिंक परचेज करी, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक हुई, इस पर 28% सरकार के पास गया। अब आप जरा सोचिए, 28% भी बहुत होता है यार। आप ऐसे समझ लो 100 रुपए में से 28 रुपए सरकार ले गई। अच्छा, अब क्या होता है सर? अब क्या होता है कि इसके दायरे में पेट्रोल नहीं आता। आपने ये पूरी की पूरी लिस्ट देखी, यहां पर पेट्रोल का नाम नहीं था। केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा था? केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेके आओ, लेकिन हम तो लेके नहीं आए। पेट्रोल को दायरे में क्यों नहीं लेके आए? अब इसका मतलब समझते हैं। इसके मतलब को समझने के लिए मैं आपको अब ये चार्ट दिखाता हूं, जरा आप इसे देखिए। साथियों, ये 1 सितंबर के दिन दाम है पेट्रोल के और डीजल के। जरा आप इस पेट्रोल और डीजल के दाम को समझिए और फिर समझिए कि यदि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आ जाता तो हमें पेट्रोल 70 से 75 रुपए लीटर मिलता। जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल हमें 70 से 75 रुपए लीटर मिलता, लेकिन हाल ही में सरकार ने मना कर दिया कि हम उसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि केरल ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, सबने विरोध किया कि साहब जीएसटी के दायरे में मत लाइए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आइए अब मैं बताता हूं। इधर देखिए साथियों, असल में जब आप पेट्रोल परचेज करने मार्केट जाते हैं, तो जब मार्केट में पेट्रोल परचेज करने जाते हैं ना, तो उसकी कीमत असल में मात्र 40 रुपए 88 पैसे है। 40 रुपए 88 पैसे का मतलब यह हुआ कि आप लोगों ने जब मतलब वो परचेज किया पेट्रोल, तो वो हमें पड़ 40 रुपए का ही रहा है, 41 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है। अब उस 41 रुपए के पेट्रोल पर जो रिफाइनरी में बन के आ रहा है, प्रति लीटर के हिसाब से उस पर 30 पैसे का किराया लगता है। वो टैंकर में भर के चलता है ना, तो उस पर 30 पैसे का मतलब किराया लगता है। 1 लीटर पेट्रोल पर 30 पैसे का खर्चा है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब हुआ कि जो भी भारत सरकार है, वो उस भारत सरकार इसके ऊपर एक ड्यूटी लेती है, उत्पाद शुल्क के रूप में लेती है, जिसे आप एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये 32 रुपए 90 पैसे है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कितना हुआ? अब मैं आपसे यूं कहूंगा, 32 में भाग दे लो 4 का, 8 चौक 32, यानी कि आपकी कुल कीमत का 80% जो है वो, अब देखना इसको ऐसे समझना, जो मूल प्राइस है उसमें 80% केंद्र सरकार ले रही है। ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये सीधा केंद्र के पास चला जाता है। फिर आप पूछेंगे सर 1 मिनट रुकिए, डीलर को कितना रुपया मिलता है? मैंने कहा बेटा, डीलर जब 40 रुपए का पेट्रोल बेचता है, उस पर 3 रुपया 84 पैसा पाता है। बोले डीलर कौन होता है? अरे जिसका पेट्रोल पंप होता है। अपनी मानसिकता में जब अपन शुरुआत में मतलब कम नॉलेज रखते थे या फिर पढ़ना लिखना शुरू ही किए थे, तब हमें लगता था यार सबसे ज्यादा पैसा तो पेट्रोल पंप का मालिक कमाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास ना इतना रुपया रोज आता है। असल में वो 1 लीटर पेट्रोल भर के आपसे मात्र 4 रुपया कमाता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो दिन भर में 10,000 पेट्रोल मतलब लीटर पेट्रोल भर दिया तो 40,000 रुपया कमा लिया। समझ गए? एग्जैक्टली साथियों, यहां पर डीलर का कमीशन इतना है। अब ये वाला जो पार्ट है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, क्या नाम है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसे कहते हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार का मतलब ये तो केंद्र सरकार की जेब में गया, ये राज्य सरकार की जेब में गया। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो राज्य सरकारें हैं, जनरली ये जो हम आपके सामने पेट्रोल डीजल की कीमतें बता रहे हैं, ये दिल्ली के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो 101 रुपए लीटर थी, तो उस समय पर 23 रुपया दिल्ली सरकार के पास गया। अब परसेंटेज के हिसाब से निकालो, 40 का भाग दे लो इसके अंदर, ये हुआ लगभग 60% जो वैल्यू है उसका। कितना हुआ? 60%। जो बेस प्राइस है उसका 60% जो है वो कौन ले रहा है? राज्य सरकार ले रही है। अब यहां पर भी जल्दी से यही कैलकुलेशन लगा लो। एक्साइज ड्यूटी जो डीजल है उसके ऊपर 31 रुपए लगी, यानी कि लगभग इससे थोड़ा सा ही कम लगी। इसको इस प्रकार से समझिए, 75% के आसपास तो केंद्र सरकार ने ले लिया, और जो सरकार राज्य सरकार है उसने इसके ऊपर लिया लगभग 4 या 12
30% के आसपास इसने क्या लिया है, वैट लिया है। यानी डीजल पर जो राज्य सरकारें हैं वो कम वैट लेती हैं। यही कारण है कि डीजल राज्यों में सस्ता पड़ता है। आप पूछेंगे डीजल पर वैट कम क्यों लेती हैं? क्योंकि साथियों डीजल की वजह से मतलब जो उस राज्य का परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सामान की आवाजाही है, मालगाड़ी है, ये सस्ती पड़ जाती हैं। इसी कारण से अगर ये महंगा हो गया तो खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। अब सारा मुद्दा यहीं से निकल करके आ गया। क्या आ गया? सारा मुद्दा यह निकल करके आ गया कि राज्य सरकारों को 60% टैक्स मिलता है। कई सरकारें, अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में यह 60% ना होकर 70% है बेस प्राइस का। राजस्थान में जो पेट्रोल है वो लगभग 110 रुपए लीटर के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में 60 रुपए से 60% की जगह 70% है। कहीं पर यह 60% की जगह 50% है, कहीं पर यह 60% की जगह पर 75% है। समझ में आ रहा है? यह एक जर्नल हमने दिल्ली का उदाहरण लिया। अगर आप इसे जीएसटी में ले जाते तो मेरे प्यारे साथियों जीएसटी में तो टैक्स स्लैब जो है वो अधिकतम ही 28% का है। अगर आप इसे जीएसटी में ले जाते तो जीएसटी के अंदर जो अधिकतम टैक्स स्लैब है वो कितने परसेंट का है? 28%। 28 मतलब 40 रुपए के ऊपर 28 लगाइए, 12 रुपया। यानी कि यहां जो आप 23 रुपया देख रहे हैं ये 12 रुपए पड़ता। यानी जो आप कुल कीमत देख रहे हैं इसमें सीधा सीधा आप 10 रुपया 11 रुपया घटा दीजिए। यानी कि ये वाला जो 101 रुपया टैक्स पड़ रहा है, संभव है कि ये आपको 90 रुपए पड़ने लगता। अगर आप 28% के टैक्स स्लैब में भी ले जाओ, इसे अधिकतम में भी डाल दो तो भी यह हाल हो। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि लोगों की डिमांड पर यह एक्साइज ड्यूटी जो 80% है, अगर इस एक्साइज ड्यूटी को भी, क्योंकि अल्टीमेटली यह भी तो आप ही को देना पड़ रहा है, अगर यह 32% यानी 28% रह जाती तो आप सोच कर देखिए कि यह वाली चीज फिर से, यानी कि आप 12 रुपए टैक्स इस पर देते तो यहां से 20 रुपया और कम होता, तो यह 90 रुपए की जगह 70 रुपए लीटर आपको पेट्रोल पड़ता। भैया यहां से अभी आप 80% दे रहे हैं। आप सोचिए कि इसका आपको मात्र 28% देना पड़े, यानी 12 रुपए के लगभग देना पड़े, तो इससे वो कितना रुपया कम है? 20 रुपया कम है। 20 रुपया हटाइए 101 में से, 80 रुपया रह गया सीधा। यहां पर भी अभी आप यहां पर भी 12 रुपया दिए तो 10 रुपया और कम हुआ, तो 70 रुपए में आपको पेट्रोल पड़ता। तो अगर पढ़े लिखे हैं हम तो हमें या तो यह मांग करनी चाहिए कि साहब कुछ भी करिए लेकिन जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को ले आइए। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आ गया तो आप जरा विचार करिए कि कितना जबरदस्त हो जाएगा सारा कार्यक्रम, यानी देश को कितना बेहतरीन फायदा, यानी अपन जैसे लोगों को वैल्यू धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। आप पूछेंगे तो फिर परेशानी किसको है? आपको क्या लगता है कि सरकार इससे कितना रुपया कमाती होगी? जरा विचार करिए साथियों। आपको जान के आश्चर्य होगा, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों का अगर कुल रेवेन्यू मिला लिया जाए, जो रोजाना पैसे कमाते हैं ये लोग, साल भर की जो कुल कमाई है, आप लोगों की जेब से निकलने वाले इस इनडायरेक्ट टैक्स से 12% कुल रेवेन्यू का, यानी सरकार के पास कुल कमाई अगर 100 रुपए की है तो 100 रुपए की कुल कमाई में से आप लोग 12 रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स देके चुकाते हैं। एक डेटा बताता हूं आपको मैं, 8 महीने का, अभी 2020 से लेकर के 21 के जो 8 महीने थे, इनका डिजिट था 2.95 लाख करोड़ रुपीस, जो कि इससे प्रोड्यूस किया गया था। एक और फिगर बताता हूं जो आपको मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। केरल ने कहा कि यदि हमारा वाला वैट हटा करके आपने जीएसटी में लाने की कोशिश की तो हमारे राज्य को केवल पेट्रोल को जीएसटी में लाने से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 8,000 करोड़ रुपीस लॉस। आप विचार करिए, कोई भी इसे इस दायरे में नहीं आने देगा। तो यानी अल्टीमेटली डिमांड हो तो ये कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाइए ताकि पेट्रोल 70 रुपए लीटर हो जाए। उम्मीद है आपको ये सारे फिगर समझ में आ गए होंगे। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर केंद्र सरकार भी इतनी मूर्ख तो नहीं है कि ऐसा कर लेगी, क्योंकि घर में आया पैसा कौन छोड़ेगा, क्योंकि इतनी कमाई जो हो रही है इसमें कितना बड़ा लॉस हो जाएगा सरकार का। बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, लेकिन कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो क्या करें? तो कोर्ट ने इंटरफेयर किया तो भैया देखिए ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका हित इसी में छुपा है, तो कोई भी इस बात से नहीं हिचकेगा
कि क्यों ना टैक्स स्लैब एक और बना दी जाए। अगर कल को जीएसटी काउंसिल पर इस बात का प्रेशर क्रिएट किया गया, क्या प्रेशर क्रिएट किया गया कि कैसे भी करके पेट्रोल और डीजल को दायरे में लाओ, तो भैया वो दिन दूर नहीं है, सरकार एक संविधान संशोधन करके अपने टैक्स स्लैब के अंदर एक वृद्धि कर दे। कोई एग्जीक्यूटिव आदेश ला करके, एग्जीक्यूटिव आदेश भी आ सकता है यहां पे, एक नया टैक्स स्लैब डिराइव कर दे 50% का, 60% का, ताकि सबकी मंशा पूरी हो जाए। आप लोग बुराई नहीं करेंगे क्योंकि 60% राज्य सरकारें लेती हैं, इसकी जगह स्लैब कर दिया 50% का, आप भी खुश, आपको लगेगा पेट्रोल सस्ता हो गया और आंदोलन भी खत्म हो गए। ठीक है ना। तो कुल जमा बात यह है भैया, अगर हुआ भी तो डिमांड यह होनी चाहिए कि जीएसटी के अंदर तो नया स्लैब ना हो, और जीएसटी के अंदर नया स्लैब ना हो, और इन दोनों जगह पर उठा करके वैट की जगह और इसकी जगह एक्साइज की जगह सीधा क्या लगा दिया जाए भैया, पूरी तरह से जीएसटी लगा दिया जाए। हो गई बात, समझ में आ गई। यह है साथियों सबसे बड़ी गणित। उम्मीद है आपको यह टाइटल समझ में आया होगा। हमने बहुत बुनियादी और बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें आपने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट का चीज सीखा है। जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यह बात समझ में आएगी। ठीक है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, केरल के अंदर लेफ्ट की पार्टी है, कर्नाटक में भाजपा की है, शिवसेना की, कांग्रेस की पार्टी महाराष्ट्र में है, तीनों ने ही विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए ये। तो यानी कि अब नहीं चाहिए तो जीएसटी काउंसिल तो वैसे भी बहुमत के आधार पर काम करती है, जब सभी लोग खिलाफ में होंगे तो कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन इससे पहले कर्नाटक पीसीएस के अंदर पूछा गया सवाल, इसी से रिलेटेड जो आज हमने जस्ट पढ़ाया है उससे सवाल जुड़ा हुआ देख लीजिए। ये कर्नाटक पीसीएस का रिसेंट, ये सारे पेपर अभी इन दिनों ही इसी महीने हुए पेपर हैं जो मैं दिखा रहा हूं। इंडियन जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय, ये सवाल जस्ट मैंने पढ़ाया है। अब तो इसे आप सॉल्व भी तुरंत कर दीजिए, क्योंकि सवाल की शुरुआत में ही मैंने ये चीज आपको बताई है। उम्मीद है आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। याद रखिएगा, रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर। सभी सब्सक्रिप्शंस में अगर हम बात करें तो फिलहाल एसएससी के अंदर हमारा नया बैच आ रहा है इसी वीक में, यानी कमिंग वीक के अंदर, जो स्टैटिक जीके का बैच है। एसएससी सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, डिफेंस सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्जाम के लिए आपको स्टैटिक जीके पढ़ना हो, वो स्टैटिक जीके के लिए हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, दैट इज ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप इस नए बैच को डे 1 से ज्वाइन करिए, बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। एसएससी के अंदर ये बैच है। एसएससी के अंदर मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की जो भी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, वो केवल एक ही रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से आपको मिल जाएंगी। आप इस बैच को अभी से ज्वाइन कर लीजिए, पुरानी क्लासेस हमारी तब तक देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट बैच होने वाला है, पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी में, वो यहां से पढ़ लें। इसके तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा। बहुत अल्टीमेट बैच है, डे 1 से शुरू हो रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहां पर स्टैटिक जीके की सारी परेशानियां दूर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। वहां से आप अपने लिए गोल सेलेक्ट कर लें, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। एक और चीज, यदि आपको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता हो, कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो आप हमें हमारे नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कल सुबह कोशिश रहेगी कि आप लोगों का आरएनए का टेस्ट ले लिया जाए। मैं आपको इसी जगह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।